हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस का करवाएंगे और 50 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स का करवाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस है, अति संभावित प्रश्न जो कि पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो जिनका पेपर अभी 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर को है और जिनका इनके आगे भी पेपर है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है। आपको कंप्लीट क्लास देख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक मैंने कवर किया है इस वीडियो में, जो कि आपको देखना ही चाहिए साथियों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कल ही रात में मैंने करेंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा दिया है साथियों। उस वीडियो को अगर देख लोगे ना, जाकर पहले देख लो, और अगर आप एनालिसिस वगैरह देखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि सारे करेंट अफेयर्स उसी क्लास में से हैं। और उस वीडियो में जो है ना साथियों, टॉप 666 यानी 666 क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में 2 घंटे 9 मिनट का वो क्लास है। आप मूवी देखते हो ना 2.5 घंटे का, तो वो समझ लेना कि कोई मूवी देख रहे हैं। 2 घंटे उस वीडियो को अगर दे दोगे ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से फंस जाएंगे। जाकर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है पेपर में, और जो करेंट कर लेगा वो इस बार नौकरी ले जाएगा। तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। अभी कल ही मैंने अपलोड किया था रात में, पूरे 666 क्वेश्चन है एक ही वीडियो में, ठीक है। और साथियों चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे ये जानना है कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन वगैरह चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर्स और साइंस के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता। अभी बिहार में चुनाव था ना, उसके लिए जो है ना ये 10,000 रुपये दिए गए थे भाई, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य की प्रत्येक महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई देगी। तो भारतीय वायुसेना जो है ना, सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई दे दी है। तो याद रखिएगा, MiG-21 को, ठीक है। MiG-21 जो जहाज था ना, इसको अब विदाई दे दी गई है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएई ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस, देखिए यूएई ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट 24 से 25 सितंबर 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है। इस पहल को कौन सा वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म संचालित कर रहा है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ये नाम याद रखना आप, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गए थे। इस टाइप के क्वेश्चन सभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह में, ठीक है। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गए थे। तो लेह में, याद रखना, लेह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लेह, जो कि लद्दाख में स्थित है। देखिए, ये जो डेट वाइज क्वेश्चंस है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सेम पूछे जा रहे हैं डेट लगाकर, तो ध्यान से ये क्वेश्चंस देखिएगा। आगे देखिए, 25 से 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया जा रहा है या कहां पर आयोजित किया गया। तो 25 से 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का जो आयोजन है ये भारत मंडपम में किया गया, नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली या नई दिल्ली के भारत मंडपम में आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के नए चरण के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कितनी MBBS सीटें जोड़ने को मंजूरी दे दी है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 5023 नई MBBS सीटें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किस अधिकारी
के सिवा के विस्तार को मंजूरी दी है। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान जी। याद रखना, इन्हीं का कार्यकाल अभी मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र 2025 की थीम क्या थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 80वां सत्र है 2025 वाला, उसका थीम पूछा जा रहा है कि क्या है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, बेहतर साथ, शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 साल और आगे। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की एक रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस देश में किया? तो 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की एक रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस देश में किया? तो देखो करेक्ट आंसर होगा मोरक्को में। मोरक्को अगर आप बता रहे हैं साथियों, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा मोरक्को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? याद रखिएगा PMJAY, यानी देखिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 12th फेल मूवी को। और यहाँ पर फीचर की जगह पर अगर हिंदी पूछे ना कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो कटहल को, कटहल, यहाँ कटहल पढ़ना आप, कटहल, कटहल, ए जैक फ्रूट मिस्ट्री, कटहल को। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है? तो भाई 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, ये कब मनाया गया? तो 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है ना 23 सितंबर 2025 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 23 सितंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए GST सुधारों यानी 22 सितंबर 2025 से जो लागू है, इसके तहत मुख्य कर स्लैब यानी नया टैक्स स्लैब जो है वो क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 ही टैक्स स्लैब अब रह गया है, 5% वाला और 18% वाला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है? देखिए ऑप्शन नंबर है यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, सुपर फास्ट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी दिया गया है 2025 में ये 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, जो कि किसको मिला है? तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा मोहनलाल को। मोहनलाल की बात करें तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े अभिनेता हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, H1 वीज़ा क्या है? देखिए H1 वीज़ा के बारे में क्वेश्चन आया है। H1 वीज़ा क्या है जिसकी फीस सितंबर 2025 में बढ़कर $1 लाख कर दी गई? भाई H1B वीज़ा क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए वर्क वीज़ा है। ये विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए ये एक वर्क वीज़ा है, H1B वीज़ा। इसके बारे में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ये फेमस क्वेश्चन है। आगे देखिए, 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? तो 21 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, इसका थीम पूछा जा रहा है, थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, अभी कार्य करे एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, याद रखना। आगे देखिएगा, भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई? तो वे भारतीय सेना ने अभी सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। ठीक है, अब हीरक जयंती कब मनाया जाता है? तो देखिए, जब किसी भी घटना या किसी भी संस्था के अस्तित्व का जब 60 वर्ष पूरा हो जाता है ना साथियों, 60 वर्ष, तो उसके उपलक्ष्य में जो है ना हीरक जयंती मनाई जाती है। और अभी जो है ना सितंबर 2025 में भारत पाकिस्तान युद्ध वाला 1965 वाला जो युद्ध है, इसका 60 वर्ष पूरा हो गया था, याद रखना। आगे देखिएगा, सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा प्रवीर रंजन जी को, याद रखना। इनको जो है ना CISF का 32वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है,
आगे देखिए, प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? तो प्रवीण कुमार जो है ना, इनको याद रखना आईटीबीपी का साथियों, आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आईटीबीपी का। सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब 69 हो गई है। कितनी हो गई है? 69। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, याद रखना। चलिए आगे देखिए, सितंबर 2025 में आयोजित जापाद, या जिसको झापड़ के नाम से जानते हैं, है ना, झापड़ 2025 में भारत के अलावा किन देशों ने भाग लिया? एक युद्ध अभ्यास है साथियों, और इसमें के भारत के अलावा किसने भाग लिया था? तो ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो और माली ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, सितंबर 2025 में डाक विभाग और बीएसएनएल ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह कैसे पूरा किया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, बीएसएनएल सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए डाकघरों का उपयोग करके। ठीक है, बीएसएनएल सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए डाकघरों का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, 2025 में भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण क्या था? अभी आपने देखा ना, 2025 में भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा तनाव था। अमेरिका ने जो है ना टैरिफ पे टैरिफ लगाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था रूसी कच्चे तेल के आयात से जुड़ी भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया है एक ही वीडियो में। टॉप 130 130 क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चैनल के अंदर मिल जाएगी, जाकर देख ही लीजिए सभी। देखो करेक्ट आंसर होगा अपोलो टायर्स को, अपोलो टायर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 केजी और 57 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए 48 केजी और 57 केजी भार वर्ग में अभी स्वर्ण पदक किसने जीता विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में? तो मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लांबोरिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लांबोरिया, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा साथियों असम में। असम के कहाँ पर देखो, नुमालीगढ़ गोलाघाट जिला, असम का जो नुमालीगढ़, देखिए असम का जो नुमालीगढ़ नामक जगह है जो गोलाघाट जिला में स्थित है, वहीं पर अभी सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। 2025 में सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी अनिवार्य कर दी गई? तो याद रखना साथियों, उन्हीं को अब शामिल होने को मिलेगा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जिनका अटेंडेंस 75% रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 14 सितंबर को किस वर्ष संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्यभाषा के रूप में अपनाया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 1949 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 15 सितंबर को। आगे देखिए, 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी कौन बनी है? तो करेक्ट आएगा साथियों सुशीला कार्की। याद रखिएगा इनका नाम, सुशीला कार्की जो है ना अभी नेपाल की नई साथियों प्रधानमंत्री बनी है और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी, याद रखना। सितंबर 2025 में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है? तो देखिए सितंबर 2025 में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम है बैराबी सेरांग लाइन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, बैराबी सेरांग लाइन। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो भाई हाल ही में कौन है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने हैं? करेक्ट है साथियों अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो दुलीप ट्रॉफी का खिताब जो है अभी सेंट्रल जोन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सेंट्रल जोन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस जो है ना, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आप लोग वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 139 देशों में अभी भारत को कौन सा स्थान मिला है साथियों? तो याद रखिएगा 38वां। और अभी 2024 में कितनावां स्थान था? तो 39वां। ठीक है, अभी एक ही पायदान नीचे आया है, 38वां हुआ है। 2024 में 39वां था, 2025 में 38वां है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 77वें एमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एमी अवार्ड्स जो है ना, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस व्यक्ति के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे यानी राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर? तो डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस यूरोपीय देश ने डिएला नामक दुनिया की पहली एआई कैबिनेट मंत्री बनाई है? तो वह कौन सा यूरोपीय देश है जिसने डिएला नामक दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री बनाई है? तो करेक्ट है अल्बानिया ने। अल्बानिया करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किस पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो भाई किस पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ी ने अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी भारत के हैं। हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपसे पूछ चुका है, तीसरा आपसे पूछ चुका है, तो चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। आपको सारा बता देते हैं। पहला है साथियों मिजोरम, दूसरा है साथियों गोवा, तीसरा है त्रिपुरा, ठीक है, चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश और पांचवा है लद्दाख। ये 9 साक्षरता कार्यक्रम जो है ना उल्लास के तहत जो है ना पूर्ण साक्षरता की बात की जा रही है, याद रखना। चौथा कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है? तो भाई हाल ही में कौन महिला राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है? तो करेक्ट आएगा डॉक्टर गीता वानी रायसम। ठीक है, डॉक्टर गीता वानी रायसम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो अबू धाबी यूएई में, यूएई के अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में सेबेस्टियन लोकोर्नु किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेबेस्टियन लोकोर्नु जो है ना, अभी याद रखना फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फ्रांस। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के अब तक के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? तो जगदीप धनखड़ जी के बाद सीपी राधाकृष्णन जो है ना भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे सभी। आगे देखिए 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगी। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भाई 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो है ना ये भारत में आयोजित होगी। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ? देखिए करेक्ट आएगा साथियों बिहार में। तो बिहार करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। प्रणव वेंकटेश ने एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? तो अभी प्रणव वेंकटेश ने जो है ना एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर खेला गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये हाल ही में चर्चा में था। इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़। साथियों फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, टॉप 6
6 पूरे 666 क्वेश्चन है एक ही वीडियो में। करेंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर नवंबर तक का संपूर्ण निचोड़ मैंने करा दिया है, जाकर देख ही लीजिए उस वीडियो को, ठीक है। कल ही मैंने कराया है संपूर्ण निचोड़, इस वीडियो को देख लोगे ना साथियों, करेंट अफेयर्स में आपको परेशानी नहीं आएगी। आगे देखिए, हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो इस साथियों देखिएगा, अभी हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो याद रखना एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आगे देखिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? ये जो क्वेश्चन है साथियों साइंस के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जो टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं पेपर में वही टॉपिक कवर किया है। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा साइंस के वाले क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? देखिए, आहार का निर्माण करना, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन, ये तो हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य है, लेकिन जल, खाद और जल का चालन जो है ना, ये हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक फल, देखो निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है? एक वास्तविक फल जो होता है निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। बिल्कुल यही सही होगा। देखिए, एक वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, याद रखना। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता? तो वह निम्न में से कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता? देखो करेक्ट आंसर होगा कवक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कवक। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग क्या होता है? देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो दृश्य भाग होता है ना, वो होता है साथियों प्रकाश। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव आंख जो है ना कितने दूरी तक तरंगदैर्घ्यों का पता लगा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 380 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, है ना। देखिए, 380 से 700 नैनोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य का पता लगा सकती है साथियों मानव आंख, याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ही आ रहा है और वही मैंने लिया है। देखो, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा है, प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकते हैं। यार, प्रवाल जो है ना उसको लवणीय जल ही चाहिए, ये अलवणीय जल में उग ही नहीं सकते हैं, तो यही तो गलत है, यही आपका आंसर हो गया। आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि देख लेते हैं, देखो इसे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के उष्ण जल की आवश्यकता होती है। जी नहीं, ठीक है, सही नहीं। हाँ, ये तो सही है यार, ये सही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो। बिल्कुल, लवणीय जल की आवश्यकता होती है। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये तीनों सही है, ठीक है। देखो, ये तीनों, ये बी सी डी तीनों कथन प्रवाल भित्तियों के बारे में सही है। ये गलत बताया गया है और आपको गलत ही चुनना था, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? देखिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पर देखो 5 है। तो भाई यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ए में लिखा है, यह ग्रेफाइट से कठोर होता है। बिल्कुल कठोर होता है। इसमें कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितनी की ग्रेफाइट की। बिल्कुल, यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक है। नहीं, ये गलत बताया गया है, क्योंकि ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक जो है ना, या सुचालकता कार्बन की नहीं होती है, ये हीरा की नहीं होती है। हीरे से ज़्यादा विद्युत सुचालक होता है ग्रेफाइट। तो ये गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है? देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी के बराबर, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? तो देखिए करेक्ट आएगा क्षेत्र दिक्पात और क्षेत्र उन्नति दोनों पर। ठीक है। अगला है, निम्न में से किससे आग को जल्दी बुझाया जा सकता है? बताइए, इनमें से किससे आग को जल्दी बुझाया आग को जल्दी बुझाया जा सकता है? शीतल जल से नहीं, उबलते जल से बिल्कुल, गर्म जल से नहीं, बर्फ से नहीं। देखो उबलता हुआ जो जल है ना, इससे आग को जल्दी बुझाया जा सकता है, क्योंकि पानी को उबालने से बड़ी मात्रा में भाप उत्पन्न होता है जो ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग को ठंडा भी करता है और आग को बुझा भी देता है। ठीक है, तो याद रखना उबलते जल से। निम्न में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती? तो इनमें से किसमें ऊष्मा हानि संवहन के कारण नहीं होती है? उबलता जल नहीं, भूमि और समुद्री मंद पवन नहीं, भट्टा भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण नहीं, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब की कांच सतह का गर्म होना। ठीक है, ये जो है ना संवहन के कारण जो है साथियों नहीं होता है, बाकी ये सभी संवहन के कारण होता है। देखो उबलता जल, भूमि, समुद्री मंद पवन, भट्टा भट्टी के चारों ओर का वायु का परिसंचरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बल्ब के तंतुओं में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, यह संवहन के कारण नहीं होता है। और कौन सा नहीं होता है यही बताना था। निम्न में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो निम्न में से कौन सा एक लक्षण है जो पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? देखो ऑप्शन नंबर ए में है आलू में आंख का पाया जाना, बिल्कुल ये तने का ही रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, देखिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? देखिएगा ए में लिखा है शुक्र जनन और शुक्राणुओं का परिपक्वन। ठीक है, नहीं, शुक्राणुओं का परिपक्वन और उसकी गतिशीलता, बिल्कुल शुक्राणुजन, देखिए शुक्र जनन और शुक्राणुओं की गतिशीलता नहीं, केवल शुक्राणुओं की गतिशीलता नहीं, शुक्राणुओं का परिपक्वन और उसकी गतिशीलता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता से उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए एक अनिवार्य होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नव स्तनी, जिसको कोलोस्ट्रॉम बोला जाता है, जो कि साथियों जब कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले जो तुरंत जन्म के बाद जो तुरंत अपना दूध पिलाती है ना बच्चे को, वही उसी दूध के बारे में बात की जा रही है, जिसको नव स्तनी या कोलोस्ट्रॉम कहा जाता है, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो भाई कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर जो क्या कहलाते हैं, याद रखना प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था? तो याद रखना पुरकिंजे साहब ने। कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? देखिए कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो तो केंद्रक होता है और सबसे छोटा होता है राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? तो देखिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम ये सभी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। माफ करना, हाँ ठीक था। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसमें केवल साथियों राइबोसोम पाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? यानी जिनकी कोशिकाओं के कोशिकांगों में झिल्ली नहीं होती है, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? तो भाई कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन करता है लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली या पाचन थैली के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना, जैसे कि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरियम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त, दोनों करेक्ट होगा। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी? देखिए वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो राइबोसोम की खोज की थी साथियों 1955 में, याद रखेंगे। आगे देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कौन से होते हैं? तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। जूल प्रति केजी किसकी इकाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जूल प्रति केजी ये किसकी इकाई है? तो गुप्त ऊष्मा की इकाई है, याद रखना, गुप्त ऊष्मा। जूल प्रति सेकंड किसका इकाई है? तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का भी है, सामर्थ्य का भी है, पावर का भी है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों का।
गॉस। देखिए गॉस जो है ना किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? गॉस के बारे में पूछा गया है साथियों, जो कि किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? याद रखिएगा चुंबकीय प्रेरण का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न हो तो उसको आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है परमाणु द्रव्यमान समान एवं परमाणु संख्या अगर भिन्न भिन्न हो तो उसको आइसोबार बोलते हैं, बिल्कुल सही है। सी में लिखा है AMU का फुल फॉर्म एटॉम मास यूनिट होता है, बिल्कुल एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है। परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैंने समझाया है इसको निकालने का सूत्र 2n² होता है। चौथी 4 कक्षाएं कौन कौन सी होती है? तो KLMN इनकी संख्या होती है 1 2 3 4। चौथी KLMN, हाँ चौथी कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, यानी n के बारे में पूछा जा रहा है, तो n का मान यहाँ 4 होता है, ठीक है। और इसको निकालने का सूत्र होता है 2n²। ये जो n है ये कक्षाएं हैं, जैसे कि अगर आपको पहली कक्षा पूछता तो n की जगह पर 1 का मान रखते, दूसरी कक्षा पूछता तो n की जगह पर 2 का मान रखते, तीसरी कक्षा पूछता तो n की जगह पर 3 रखते। यहाँ पर चौथी कक्षा पूछा है तो n की जगह पर हम 4 रखेंगे। तो 2 × n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, तो n डायरेक्ट देखते हैं n का मान कितना है? चौथी कक्षा में 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और इधर 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसको आंसर कितना आएगा? 32। तो 32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। देखो नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? तो नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा बोर बरी स्कीम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है? तो परमाणु के अंदर जो सबसे कम द्रव्यमान वाला कण होता है वो कौन सा होता है? याद रखिए करेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, इलेक्ट्रॉन। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी? याद रखना अल्फा कण प्रकीर्णन की खोज से। और कब की गई थी? तो 1911 में, ये भी याद रखना। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला है, कण एवं तरंग दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है? तो कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ये साथियों कण एवं तरंग दोनों ही की तरह व्यवहार करता है। देखिए जो धातु ऑक्साइड होती है ना, मेटल ऑक्साइड जो होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो मेटल ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जो साथियों अधातु की ऑक्साइड होती है ना उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। याद रखना वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं, तो भाई वे कौन सी धातु हैं? तो सिल्वर और गोल्ड, ये तो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर पाती है, इतनी कम रिएक्टिव होती है। ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है? तो ओरेनियस के अनुसार अम्ल वह है जो जलीय विलयन में H+ आयन दान देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्रमशः क्या होते हैं? तो ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटोन दाता होता है और क्षार प्रोटोन ग्राही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई अम्ल और क्षार की जब हम क्रिया कराते हैं तो उससे एक तो हमें सॉल्ट मिलता है और एक जल मिलता है, पानी, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक जो नली पहुंचाती है ना उसका नाम है ग्रास नली, जिसको अंग्रेजी में ईसोफेगस बोला जाता है। इसकी लंबाई याद रखना 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? याद रखिएगा 7 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, वे कौन से हैं? तो देखो 3 प्रकार का आरएनए होता है, mRNA, tRNA और rRNA, यानी ऑप्शन नंबर बी mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? देखिए गुणसूत्र जो होते हैं ना ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आरएनए से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए में है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है नहीं, इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होते हैं? तो गुणसूत्र की संरचना में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन शामिल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बिल्कुल है, वसा भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, जल भी चाहिए। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा मानव रोग हो जाता है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्वासी योरकर बीमारी। ऑप्शन नंबर सी, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है कहाँ? तो मानव शरीर में मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता पाई जाती है वो सेरिब्रम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। मनुष्य का कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, या मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? देखिए, मनुष्य और पक्षी में साथियों बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? देखिए, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कीटों में, तितली में, कॉकरोच में, उपयुक्त सभी में पाया जाता है, याद रखना। रक्त बनावट में किस तरह का होता है? देखिए, रक्त जो है ना गाढ़ा भी होता है, चिपचिपा भी होता है, लाल भी होता है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई बताइए, निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता? भाई इनमें से क्या रक्त में नहीं पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा तो पाया जाता है, प्लासेंटा नहीं पाया जाता है, तो यही आपका आंसर होगा। तो साथियों, आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये क्वेश्चंस कैसे थे जरूर बताना। और हाँ, जो मैंने बताया टॉप 666 यानी पूरे 666 करेंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर नवंबर तक का सफाया कर दिए हैं एक ही वीडियो में। उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं केवल हर शिफ्ट में। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चैनल के अंदर भी आपको मिल जाएगी। 2 घंटे का वो क्लास है, 2 घंटे आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, उसको देख लेना वीडियो को। ठीक है, और क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।